Class 6 SST chapter number 14 Rise of Janpads and Mahajanpadas. Action. Hello children, I hope you all are good. Today we are here with the SST chapter number 14 and that is the Rise of Janpad and Mahajanpad. In this chapter we are going to study about the Janpad और जनपद और महाजनपद के बीच में कैसे लाइफ थी, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे जनपद और महाजनपद के। देयर वर मेनी लिटरेरी सोर्सेज वर फाउंड थ्रू विच वी केम टू नो अबाउट जनपद एंड महाजनपद। देखो आपका 600 BC से लेके 400 BC तक ये चीफली कंप्राइजेज एज अ बुद्धिस्ट एंड एज वेल एज द जैन लिटरेचर। तो हमें बहुत सारे जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमारे पास था भगवती सूत्रा, ये हमें मिला है। इसके अलावा द अष्टध्यायी जो पाणिनि ने लिखी हैं वो बुक हमें मिली है। देन अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे पास है बुद्ध धर्म सूत्रा, ये हमें मिला है। सो डिफरेंट जो लिटरेरी सोर्सेज हैं जिसमें इस टाइम पीरियड के बारे में लिखा हुआ है उसके थ्रू हमें पता चलता है जनपद और महाजनपद के बारे में। एज यू नो वेल बेटा, आर्यंस जब इंडिया आए तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया की छोटी छोटी टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू किया। सो मेनली जब वो गैंगटिक प्लेन्स की तरफ बढ़े सो दे फॉर्म द स्मॉल किंगडम्स दैट इज नोन एज जनपदास। जन मीन्स लोग एंड पदास मीन्स फुट, यानी कि ऐसी छोटी टेरिटरीज और एरियाज जहाँ पर ग्रुप में छोटे ग्रुप में लोग रहते थे। अब इन जनपद को जो था ना बेटा, वो आप ये कह सकते हो छोटे छोटे रूलर्स जो है उस समय रूल्ड ओवर करते थे। हमें जो लेटर वैदिक एज है उस समय इनके बहुत सारे एग्जिस्टेंस देखने को मिले हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये जनपद थे इनमें एक रूलर हो गया, ठीक है। अब ये जो रूलर थे ये अपना आसपास जो लोग होते थे उनसे हेल्प ले लेते थे। अब मैं यहाँ की एक रूलर हो गई, मेरा एक अपना जनपद है। मान लो आप दूसरी एरिया के रूलर हो गए, आपका अपना एक जनपद है। अब हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हुई और एक दूसरे को हम चाहते थे कॉन्क्वर करना। मान लो आपने मेरी एरिया जीत ली तो अब आपकी एरिया क्या हो गई, बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई। इसी तरह उस समय भी एवरी रूलर वांट टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज कि भाई मेरा किंगडम बड़ा हो जाए। तो जब एक जनपद का रूलर दूसरे जनपद को कैप्चर करता था, कॉन्क्वेर करता था, तो उसकी एरिया बड़ी होती थी, उसे हम कहते थे महाजनपदास। सो इस तरीके से जनपद से महाजनपद बनने शुरू हुए, यानी कि स्मॉल किंगडम से लार्ज किंगडम बनने शुरू हुए। By the birth of the Buddha, the northern India had been divided almost into the 16 महाजनपद। बहुत फेमस रहे ये 16 महाजनपद, आपकी बुक में नेम दिए हुए हैं, अंगा, मगधा, काशी, कोशला, वज्जी, है ना। इस तरीके से आपको 16 दिए हुए हैं ये महाजनपद जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया। अच्छा, गांधार और कंबोज, अगर आप देखोगे गांधारा ये अभी अफगानिस्तान में है और कंबोज की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ कश्मीर एंड एज वेल एज द अफगानिस्तान ऑल्सो। अब क्या हुआ, फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अब लड़ाई होती गई तो उससे क्या हुआ कि ये जो 16 महाजनपद थे इनमें आपस में इतनी लड़ाई हुई कि बाद में जाके सिर्फ और सिर्फ 4 यानी कि 4 पावरफुल किंगडम्स तैयार रहे। दैट वाज द वत्सा, अवंती, कोशला एंड मगध। ये 4 पावरफुल महाजनपद जो है इन 16 में से इमर्ज होकर आए। और इसमें भी, इन चारों में भी मगधा जो था इट ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन अमंग्स देम। और धीरे धीरे इसी मगध ने, महाजनपद ने अपने आप को एम्पायर के रूप में खड़ा किया, यानी कि पहले जनपद छोटा किंगडम, महाजनपद बड़ा किंगडम और एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य। तो इसलिए मगध जो था वो पावरफुल महाजनपद रहा। अब अगर हम बात करें कि इन जनपद और महाजनपद में लाइफ कैसी थी, कैसे रूल करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था। सो पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस करते हैं बेटा। पॉलिटिकल लाइफ हमें देखने को मिली है कि 2 टाइप की थी, वन वॉज रिपब्लिक एंड अनदर वॉज मोनार्की, यानी 2 तरीके से गवर्नेंस होती थी। रिपब्लिक एज यू नो वेल, ऐसा राज्य जहाँ पर जो हेड है वो इलेक्टेड है। जैसे आजकल हम नहीं कहते हमारा इंडिया रिपब्लिकन कंट्री है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, किसी फैमिली मेंबर्स के नहीं है कि हायरार्की चल रही है।
ओके, तो यहाँ पे भी जो हेड होता था वो इलेक्टेड होता था और उसे कहा जाता था राजा। तो लोगों ने चूज कर लिया उस एरिया के, ठीक है। अब ये जो राजा होता था ये आसपास अपने असेंबली बनाता था। वो असेंबली में जो मेंबर्स होते थे उन मेंबर्स की हेल्प लेके ये गवर्नेंस करता था। सो रिपब्लिक और मोनार्ची में फ़र्क है। ओके बेटा, रिपब्लिक इलेक्टेड हेड है, मोनार्की में इलेक्टेड हेड नहीं होता है। तो इस तरीके से रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट हमें महाजनपद में देखने को मिली। अब अगर आप पाली को देखोगे ना, द पाली रिकॉर्ड मेंशन 10 रिपब्लिक्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, यानी कि 10 हमें मिले इस तरीके के रिपब्लिकन महाजनपद बुद्धा की लाइफ में। एंड बुद्धा हिमसेल्फ जो थे, ही वॉज द सन ऑफ शाक्य क्लैन, तो ये भी एक महाजनपद था। अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स उस समय के जो थे, दैट वाज वैशाली, पावा, मालस एंड कुशीनगर। तो इस तरीके से महाजनपद जो है वो आगे रिपब्लिकन फॉर्म में बढ़ते रहे। अब सेकेंड गवर्नेंस फॉर्म जो है दैट इज मोनार्की। मोनार्की आपको पता है राजा यहाँ पे भी होता है, राजा ही रूल ओवर करता है, लेकिन राजा इलेक्टेड नहीं होता है। वो एक पावरफुल पर्सन है, वाइस पर्सन है, लेकिन वहाँ पे हायरार्की चल सकती है। मान लो राजा हो गया तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा या उसके फैमिली मेंबर ही राजा बनेंगे। तो यहाँ इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं था। हिज कमांड वॉज द फाइनल कमांड, जो उसने कह दिया उसकी फुल अथॉरिटी होती थी, जो उसने रूल निकाल दिया वही रूल फॉलो होगा उसके किंगडम में। तो ये थी मोनार्की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर और मिनिस्टर हु हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। भाई डिपार्टमेंट तो बांटने, एक राजा हर जगह तो नहीं जा सकता, तो उसने क्या बना रखा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुरोहित जो सबसे चीफ प्रीस्ट नहीं कहते गुरुजी, तो उनको बना रखा था। उसके बाद पुरोहित के बाद जो पोजीशन आती थी वो अमात्यास की आती थी, जिसे हम महामंत्री भी कह सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे सेनानी, सेनानी जो आर्मी के चीफ कमांडर होते थे। एंड देन यू आर हैविंग द संग्रहित्री, दैट वाज द ट्रेजरर, यानी कि खजांची जो पैसे का लेन देन का हिसाब रखेगा। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज विलेज। अब देखो इतना बड़ा किंगडम है तो उसको कैसे चलाना है, उसको पहले छोटे राज्य में, फिर उसमें बड़े में, जैसे आज भी हमने कर रखा है बेटा। गांव है, गांव के बाद टाउन्स आते हैं आपके, फिर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर स्टेट आता है एंड देन फिर कंट्री आती है। सेम ऐसे ही वहाँ पर भी उन्होंने यूनिट में डिवाइड कर रखा था। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, विलेज हुई। और विलेज जो था इट वॉज हेडेड बाय द ग्रामिका और ग्रामिनी। जैसे आज सरपंच होते हैं ना, वैसे उस समय विलेज हेड ग्रामिका या ग्रामिनी होते थे। अब ये बात आती है कि राजा का काम कैसे चलता था, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम। तो टैक्सेस पे आते हैं। चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ किंग वाज टैक्सेस एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। अब जो किसान है उसने अगर इतना एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन किया है तो उसका उस समय उसे 1/6 ऑफ हिज शेयर ही हैज़ टू गिव टू द किंग। आई बात समझ में, टैक्स देना ज़रूरी था। सेम एज क्राफ्ट्समैन जो हैं उन्हें भी कोई ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा टैक्स है, बट येस डिड द फ्री सर्विसेज फॉर द किंग। किंग के लिए तो उन्हें फ्री सर्विसेज देनी पड़ती थी, वो ऐसे टैक्स नहीं दे रहे डायरेक्टली, लेकिन राजा का अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लेंगे। पीपल हु प्रोड्यूस द कमोडिटी सबमिटेड अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगे हुए थे ऑन द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देन विलेजेस और टाउन्स की बात करें एंड सिटीज़ की, द लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो उस समय विलेज में रहती थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट विलेज थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इवन स्मॉल टाउन रिजेंबल लाइक द विलेज ओनली। किंगडम कंप्राइजेज विलेजेस एंड टाउन्स, बोथ बिग एंड स्मॉल, सब कुछ होता था किंगडम में। जो स्मॉल टाउन्स होते थे ना उस समय उन्हें कहा जाता था पुरा, ठीक है। और जो मीडियम साइज के टाउन हो गए उन्हें कहा जाता था नगर, और नगर का जो हेड होता था उसे नगर श्रेष्ठ कहते थे। एंड अदर लार्ज सिटी एट दैट टाइम दे वर नोन एज महानगर एंड देयर वर फोर्ट्स इन द लार्ज सिटीज। जो महानगर होते थे ना इनमें किले बनाए जाते थे, ओके। और यहाँ पर जो है पूरा आर्मी को भी फिट किया जाता था। अब बात करते हैं सोशल लाइफ और फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में।
जो आर्यंस आए ना इंडिया में, वो वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे, जाति सिस्टम को भी फॉलो करते थे। वर्ण सिस्टम यू हैव रेड, सबसे ऊपर कौन आते हैं? ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड द लास्ट वन इज द शूद्रास। तो इस सिस्टम को वो फॉलो करते थे। इवन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जाति और कास्ट ये भी बना रखी थी। नाउ द वर्ण सिस्टम वॉज ओपन सिस्टम but the caste system was close and rigid. The son of weaver could become only a weaver and nothing else. ये स्ट्रिक्टनेस उस समय लगाई गई थी। मतलब अगर कोई वीवर का बच्चा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़कर जो है अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन पे ले आए या सेनानी बन जाए, नहीं। ये स्ट्रिक्टनेस थी कि जो एक बार एक ऑक्यूपेशन में आ गया फिर उसकी पूरी फैमिली लाइन उसी ऑक्यूपेशन में रहेगी। और यही कारण था बेटा, ये कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया ना कि इसमें आपको क्या है कि एक बार जिस कास्ट में आप आ गए उसी में ही रहोगे। इसी वजह से अनटचेबिलिटी जो है वो फैली थी, क्योंकि जो शूद्रास थे और जो लोअर कम्युनिटी के थे, जो लोअर काम कर रहे थे, अब क्या हुआ कि उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को अलाउड ही नहीं था पढ़ना। अब डे बाय डे जो वो हायरार्की आई ना उनकी फैमिली की, वो अनटचेबल ही रहेंगे, वो वही काम करेंगे। सो ईच कास्ट हैड इट्स पेक्यूलियर ट्रेडिशन, कस्टम, इवन देयर ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल बाइंडिंग्स वर ऑल्सो डिफरेंट। सबका अपना रहने का अलग अलग तरीका था। जो फैमिली होती थी ना, दैट वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? फैमिली। जॉइंट फैमिली भी उस समय चल रही थी। द मेल वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पहले से ही पैट्रिकल सोसाइटी चलती आ रही है और मेल ही पूरी फैमिली को कमांड करते थे। विमेन की पोजीशन उस समय क्या थी? विमेन्स पोजीशन डिक्लाइंड। इस पीरियड में अगर हम देखें तो विमेन की पोजीशन जो है डिक्लाइन हो रही थी, कम होती जा रही थी। पहले तो क्या था, उनको ऑनर मिलता था सोसाइटी में, कुछ पोजीशन मिलती थी, है ना, बट अब ऐसा नहीं था। द राइट टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये राइट्स तो विमेन से ले लिए गए, ना उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी होती थी, ना उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार होता था। हाँ, ओनली द विमेन ऑफ हायर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस कुड गेट द एजुकेशन। अब राजा की वाइफ है, रानी है, तो उनको तो एजुकेशन मिलेगी। ये डिफरेंसेस था। द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट फेवर्ड, जो बहुत समय तक हमें फेस करना पड़ा कि लड़की के पैदा होने पर कोई खुशी इतनी नहीं होती थी, लेकिन लड़के के पैदा होने पर ग्रैंड ओकेशन, और आज भी आप देखते होंगे कि ग्रैंड ओकेशन सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो एज यूजुअल ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे थे, डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को, संस्कृत बोलते थे एंड एडवोकेट एलैबोरेट राइट्स एंड रिचुअल, सारे अधिकार उन्हीं के पास थे। सभी धर्मों को मतलब मंत्रों को उच्चारण करना ये उन्हीं के पास होता था। क्षत्रिय जो होते थे वो भी पढ़ते थे द स्क्रिप्चर्स इन सर्च ऑफ न्यू रिचुअल्स एंड राइट्स। लैंग्वेज अंडरवेंट अ चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ लैंग्वेज में उस समय। वाइल द ब्राह्मण स्पोक संस्कृत, और जो लोकल लोग थे दे प्रेफर टू स्पीक द पाली एंड प्राकृत। ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, संस्कृत कॉमन लोगों को नहीं बोलनी आती थी। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो भाई क्या काम करते थे? ट्रेड होता था, ऑक्यूपेशंस होते थे डिफरेंट। मैनी न्यू ट्रेडर्स एंड ऑक्यूपेशन इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम। आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे टाइप के ऑक्यूपेशन आए, जिसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव जॉइंड द आर्मी ऑल्सो एंड डिफरेंट ट्रेडर ऑल्सो। वेट एंड मेजर की बात करें तो कॉइन सिस्टम आ चुका था, कॉइनेज वॉज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड एंड द वेट वर इन द मल्टीपल्स ऑफ 16 के मल्टीपल्स होते हैं ना, उसमें वेट को बनाया गया था, जिसकी वजह से ट्रेड को ग्रोथ मिली। अब आपकी बुक में बेटा एक केस स्टडी दी हुई है, दैट इज इन मगधा एंड वज्जी कैसे कॉन्फेडरेसी थी। मगधा की बात करें तो मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल 16 महाजनपद, और नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल ये रहा है। द होल ऑफ द बिहार फेल इनटू इट्स इन्फ्लुएंस। आज का जो प्रेजेंट डे बिहार है आपका, इट वॉज लार्जली ड्यू टू द एबल किंग्स। क्यों इतना पावरफुल था? क्योंकि बेटा इसमें एबल किंग्स रहे हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना महान राजा, और उन्होंने अपनी एक अच्छी आर्मी भी बनाई है।
अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबिसारा की। बिंबिसारा जो है 52 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था और ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा ऑल्सो, उसी समय के ये भी थे। He paid attention to all aspects of the administration। तो एक राजा का राज्य कब चलता है बेटा? जब वो अच्छे से गवर्नेंस कर रहा है, जब वो अपने सभी प्रजा का ध्यान रख रहा है, जब उसकी आर्मी स्ट्रांग है। तो ये सारे काम जो है बिंबिसारा ने किए थे। इवन बिंबिसारा introduced a sound administrative system and the smallest unit of administration was the village। मतलब बिंबिसारा के टाइम पे यूनिट भी बनाई गई थी, वेइंग मेजर सिस्टम को भी ध्यान में रखा गया था। उन्होंने हर गांव में एक हेड बनाया था जिसे ग्रामिका कहा जाता था। एंड 80,000 villages were there in his kingdom। The headman of any village could meet him any time। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं रखा था कि मैं राजा हूँ तो मेरे से कोई नहीं मिलेगा। अगर वो राज्य में हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम है, बिंबिसारा से वो डायरेक्ट मिल सकते थे। उनकी काउंसिल ऑफ एडवाइज़र बहुत स्ट्रांग थी। जो कैपिटल उन्होंने बनाई दैट वाज द राजगृह। राजगृह जो आजकल जो पटना के आसपास है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई जिसको उन्होंने फोर्टिफाइड किया बहुत अच्छे से। उसके बाद मगध में जो दूसरे रूलर आते हैं दैट वाज अजातशत्रु। बिंबिसारा को सक्सीड किया उन्होंने, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एंड एबल रूलर एट दैट टाइम। अब अजातशत्रु जो थे उन्होंने 32 ईयर शासन किया है अपने मगध पे एंड ही वॉज एन एग्रेसिव किंग। बहुत गुस्से वाले थे वो। ही कॉन्क्वर्ड द टेरिटरीज एंड मेड द मगध मोस्ट पावरफुल। लड़ते जाते थे। बहुत सारे महाजनपदों को उन्होंने अपनी टेरिटरीज में मिला लिया था, चाहे वो कोशला हो, जबकि कौशल जो था उनके अंकल का ही किंगडम था, उसको भी हरा दिया उन्होंने। ही ऑल्सो कॉन्क्वर्ड वज्जी विच वॉज द कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिक्स। मतलब वज्जी में ऑलरेडी 8 छोटे छोटे किंगडम थे, उसको भी हरा के अपने में मिला दिया। सो ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द धर्मा ऑल्सो। लड़ाई उन्होंने लड़ी, अपने राज्य को बढ़ाया, लेकिन धर्म के भी वो ज्ञाता थे। द ब्राह्मण्स एंड द काउस, इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे। ही टू रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर। सो अजातशत्रु हम कह सकते हैं वन ऑफ द फेमस एंड एबल रूलर ऑफ मगधा। अब सक्सेसर ऑफ मगधा की बात करें, द रूलर सक्सीडिंग अजातशत्रु वॉज नॉट वेरी एबल। अजातशत्रु के बाद मगध में इतने ज़्यादा तो अच्छे आए नहीं रूलर। लेटर ऑन आपको नाम दिए हुए हैं बेटा, दैट इज शिशुनागा एंड देन महापद्म नंदा जब आए हैं तब जाके जो है थोड़ा सा ये मगध एम्पायर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अजातशत्रु के बाद जो थे वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए, इतने बड़े महाजनपद को। ओके, महापद्म नंदा जब आए हैं तो उस समय उन्होंने इस मगध महाजनपद को अच्छे से संभाला है एंड मगधा ग्रू वेरी वेल अंडर द महापद्म नंदा। देन अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। पता है आपको, सिकंदर ने जो है हमला किया था एंड ही डिफीटेड किंग पोरस, द किंग ऑफ टेरिटरी बिटवीन द झेलम एंड चेनाब। पोरस को हरा के वो आगे आ गए थे इंडिया में, पंजाब तक बढ़ गए थे, बट ही हैड नो करेज टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द मगधा। उस समय थे ही पावरफुल इतना कि भैया नहीं, यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं जाना लड़ने के लिए। अब बात आती है कि क्या मगधा में सिर्फ इम्पॉर्टेंट रूलर ही रहे जिसकी वजह से वो इतना बड़ा राज्य बना? और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे बड़ी बात थी नेचुरल रिसोर्सेज। जो मगध था ना बेटा, वो इनरिच था नेचुरल रिसोर्सेज में। फर्टाइल लैंड थी एग्रीकल्चर के लिए, रिवर की अवेलेबिलिटी थी वाटर के लिए, इवन आयरन ओर मिनरल्स डिपॉजिट भी थे। तो अगर आपके पास आयरन ओर है तो आप क्या करोगे, अपनी आर्मी के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बना पाओगे, टूल्स बना पाओगे। सो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे होने के कारण भी मगध पावरफुल बना। सेकेंड आता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द कैपिटल सिटी। जो इन्होंने कैपिटल बनाई ना राजगृह, इट वॉज लोकेटेड, अगर आप देखो आज का पटना है ना बिहार की कैपिटल, उसके आसपास है। सो इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स बेटा। अब ऐसी कैपिटल जो चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है तो उस पर अचानक कोई हमला आसानी से नहीं कर सकता।
और बाद में अपनी कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट भी किया, पाटलिपुत्र यानी कि मेन पटना में शिफ्ट किया और उसको भी अच्छे से फोर्टिफाइड किया और उसको भी गंगा का पूरा जो है कॉन्फ्लुएंस मिला, गंगा, गंडक, सोन, वो तीनों नदियाँ वहाँ के मिलती हैं। तो इस वजह से लोकेशन वाइज भी इनकी कैपिटल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आसानी से कोई भी अटैक नहीं कर सकता था। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ मगध का, डैट ऑल्सो प्रॉस्पेरेड द पीपल। भाई सबसे बड़ी बात, उनके पास फर्टाइल लैंड है, सूखा पड़ना ही नहीं है, वाटर्स हैं, वाटरवेज जो है ट्रेड के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। वेलफेयर मेजर की बात करें तो वेलफेयर मेजर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मगध के जो रूलर थे वो हमेशा अपनी प्रजा का, अपनी सब्जेक्ट का ध्यान रखते थे। सो दे वर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। हर वक्त उन्हें ये ध्यान रहता था कि इतने बड़े जो महाजनपद है उसमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। द ट्रैवल इन द किंगडम वॉज सिक्योर। पूरी सिक्योरिटी थी लोगों की, कोई भी लुटेरा उन्हें लूट नहीं सकता था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं। देन मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी बहुत तगड़ी थी, बहुत ही ध्यान से उन्होंने अपनी मिलिट्री आर्मी बना रखी थी जिसको वो रेगुलर मेंटेन करते थे, वॉच करते थे, ट्रेनिंग देते थे, वेल इक्विप्ड थी और हर तरीके की आर्मी उनके पास थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ घुड़सवार हैं या फिर फुट सोल्जर्स हैं, नहीं, चैरियट सोल्जर्स भी होते थे। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वर एडिक्वेटली पेड। इतना अच्छा पेमेंट मिलता था कि कोई उनके साथ चीटिंग भी नहीं करता था। सो दीज वर सम रीजन बिकॉज ऑफ दैट मगध बिकम द वेरी पावरफुल महाजनपद। अब बात करते हैं जो दूसरा था रिपब्लिक ऑफ वज्जी, उसकी केस स्टडी लेते हैं हम। मगध क्या था, मोनार्की सिस्टम था, एक राजा की तरफ चल रहा था, लेकिन वज्जी वो जो था उसमें 8 रिपब्लिक थे, यानी कि 8 छोटे छोटे जनपद जिनमें इलेक्टेड हेड होते थे, उनको कंबाइन करके वज्जी बना था। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वॉज द लिच्छवी क्लैन। इन 8 में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आया वो लिच्छवी क्लैन थे जिसकी कैपिटल थी वैशाली। वैशाली आजकल आप देखोगे ना बिहार के मुजफ्फरपुर में आपको मिलेगी। तो अगर आप ये देखोगे ये सारा हमें जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर उस समय के जो हैं उसमें ये दिया हुआ है। इवन आपके जो महावीरा रहे ना बेटा, वो भी लिच्छवी क्लैन के ही थे, यानी कि महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही एक जनपद, महाजनपद से निकल कर आए हैं। रिपब्लिक क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच वॉज द केस विद द वज्जी कॉन्फेडरेंसी, क्योंकि इसमें क्या है, हम कंसल्ट कर रहे हैं लोगों को, तो इसलिए डेमोक्रेटिक जो है इसमें आता है एसेंस। देन देयर वाज एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ 7,707 मेंबर्स। मतलब कि जैसे आज हम पार्लियामेंट बनाते हैं ना बेटा, और पार्लियामेंट में हमारे 552 मेंबर्स हो सकते हैं, सेम ऐसे उस समय 7,707 मेंबर्स बनाए गए थे असेंबली में, जिन्हें राजा कहा जाता था। दिस असेंबली डेलिब्रेटेड एंड डिसाइडेड अपॉन ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ओपिनियन। भाई सबने अपना डिस्कशन किया, डिबेट किया, जो मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा फिर वो डिसीजन फाइनल होता था। सो इस तरीके से वज्जी में जो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्फेडरेसी वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ स्मॉल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजिंग द राजा and then उपराजा and सेनापति and after that treasurer, that is भंडारिका। तो इस तरीके की पोस्ट दी हुई थी। आप अगर इसे देखो तो ये सिमिलर है हमारी आज की तरह, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, और अगर आप भंडारिका देखोगे तो डैट इज़ योर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री से देखो हमने कितना अच्छा सीखा है। तो ये वज्जी था। वज्जी मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद द बिंबिसारा, बट अजात शत्रु ने तो नहीं छोड़ा वज्जी को और उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। द पावरफुल किंगडम ऑफ मगध हैड टू फाइट फॉर 16 लॉन्ग ईयर बिफोर इट कुड कॉन्क्वर दिस कॉन्फिडेंसी। ऐसा नहीं था कि अजात शत्रु एक ही दिन में जीत गए इतने बड़े वज्जी को, नहीं, 16 साल लगे तब जाके जीते। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर। बहुत अच्छे से इन्होंने अपने जस्टिस सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश किया था। 8 लेयर जस्टिस सिस्टम इसे कहा जाता है। अ पर्सन हैड गिल्टी एट द लोअर लेयर
could appeal to the next layer. आप समझ रहे हो, जैसे आज कोर्ट बने हुए ना, आप पहले लोक अदालत में जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कोर्ट बना रखे थे. अगर लोअर लेयर में आपको न्याय नहीं मिला है, सो यू कैन मूव टू द सेकेंड लेयर ऑल्सो. So this is very liberal feature of Vajji at that time, where they are giving the all rights to the people. The Lichvi loved art and architecture. They built number of viharas and chaityas and were praised by the Buddha for this. So that's end for the chapter where we have done the study of Janpadas and Mahajanpada. So let's do the quick revision what actually you have understand. नंबर 1, चीफ सोर्स हमने डिस्कस किए थे कि जो हम जनपद और महाजनपद पढ़ रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, बोथ बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर से. फिर हमने ये डिस्कस किया था जो स्मॉल स्मॉल किंगडम थे वो जनपद थे, और जो बड़े बड़े किंगडम्स थे वो महाजनपद थे, और उस समय 16 लार्ज महाजनपद उभर कर आए. उन 16 में आपस में लड़ाई हुई और बचे 4 महाजनपद. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इन महाजनपद में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती थी. वन इज़ रिपब्लिक एंड अनदर इज़ मोनार्की. किंग रूल करता था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइज़र. टैक्सेस और सर्विसेज जो है यहाँ लगाए जाते थे सो डैट जो आपका महाजनपद है उसे सोर्स ऑफ इनकम मिलता जाए. एंड वन मोर थिंग वी हैव लर्न बेटा कि न्यू जातिज और कास्ट सिस्टम इमर्ज एट दैट टाइम, और जो लोवेस्ट रंग पे थे दैट आर अनटचेबल्स, दैट वर सफर्ड अ लॉट. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि मगधा जो था पावरफुल किंगडम बना बिकॉज ऑफ द एबल रूलर एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. और मगधा के वर्सेस में हमने डिस्कस किया वज्जी कॉन्फेडरेंसी को, द कैपिटल एट वैशाली, और यहाँ 8 रिपब्लिक्स थे और इट वॉज ऑल्सो कॉन्क्वर्ड बाय द मगधा. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली.